सूरज अभी पूरा उगा नहीं था, पर गांव की औरतें और मर्द धान के खेत की ओर बढ़ रहे थे। पंखा टोपी लगाए, कोई खुरपी, कोई बाल्टी लिए, सब तैयार थे। खेत के किनारे पर बूढ़े ठाकुर रामलाल और किशन बैठे थे। किशन, देख बेटा, आज पहली बार तू खेत में रुपाई करेगा। ये कोई खेल नहीं है। धैर्य चाहिए, मेहनत चाहिए। बाबा, मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि कीचड़ में पैर न फिसले। तभी गांव की बिंदिया आई, अपने सिर पर बीजों की टोकरी लेकर। किशन, अगर फिसल भी गया तो खेत में ही गिरेगा, धान पर नहीं। डर मत, ये काम सबको सिखाई देती है। सब हंसने लगे। रोपाई शुरू हुई। रामलाल काका, अभी के समय में तो सब लोग ट्रैक्टर से ही सारा काम कर लेते हैं शहरों में। ये हाथों से रोपाई कौन करता है अब? श्यामू, मशीन से पेट भरता है, लेकिन दिल नहीं। खेत में उतरोगे तो समझोगे हर बूंद का मोल। रामलाल काका ने इतना अभी कहा ही था कि किशन कीचड़ में फिसल गया और फिर सब हंसने लगे। बाबा, लगता है आज पूरी मिट्टी मुझसे ही रोपाई करवाएगी। अभी तो सीख रहा है बेटा। आदमी गिर गिर के ही तो खड़ा होना सीखता है। एक तरफ बिंदिया और रीना आपस में बात कर रही थी। बिंदिया, सुना है तेरा भाई शहर से लौटा है। हाँ, लौटा है, पर खेतों में नहीं आना चाहता है। कहता है अब ये सब पुरानी तकनीक हो चुकी है, सब कोई अब ट्रैक्टरों से ही धान रोपाई करते हैं। मुझे लगता है पुरानी तकनीक में ही जमीन से जुड़ाव होता है, बिना इसके तो सब कुछ खोखला लगता है। तभी एक छोटा बच्चा आया और अपने माँ से कहने लगा, माँ, मैं भी पानी में खेलना चाहता हूँ। नहीं बेटा, ये खेल नहीं, खेत है। अभी तो बहुत छोटा है तुम्हारा शरीर, अभी मैला हो जाएगा पोता। थोड़ा बड़ा हो जा, फिर खेतों में आना। दोपहर होते होते सब थक चुके थे, पर चेहरों पर संतोष था। खेत में एक एक पौधा लग चुका था, जैसे कोई सपना बीजा हो। बाबा, अब समझ आया ये काम कितना जरूरी है। जब अपने हाथों से कुछ लगाते हैं तो मन भी जुड़ जाता है। दोस्तों, सबने एक साथ तालियां बजाई। खेत शांत था, पर दिलों में एक हलचल थी। जमीन से जुड़े होने की, कुछ सृजन करने की नैतिक सीख। जब हम जमीन से जुड़ते हैं, तभी असल में अपने आप से जुड़ते हैं। परिश्रम और सहयोग से ही जीवन का हर बीज फलता है। सुनिए जी, बरसात शुरू हो गई है और इस बार तो बारिश के साथ साथ सर्दियां भी हो रही है। घर की छत का तो आप जानते ही है ना, पानी अंदर तक आता है। हाँ भाग्यवान, इस बार वर्षा कुछ ज्यादा ही पड़ने वाली है, क्योंकि गांव के बैठक पर लोग बोल रहे थे कि इस बार वर्षा के साथ साथ भयंकर सर्दियां भी होने वाली है। अजी, ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? छत के साथ साथ घर की खिड़कियां और दरवाजे भी टूटी हुई हैं। ठंडी हवा सीधी अंदर आती है। आप कुछ कीजिए ना। हाँ सीता, मैं कुछ करता हूँ। सेठ धनीराम के पास जाकर देखता हूँ। वे अगर कुछ मदद करेंगे तो मैं घर की छत और खिड़कियां दरवाजे भी ठीक करवा दूंगा। ठीक है ना? जाकर देखता हूँ सेठ क्या बोलता है। अगली सुबह रंजीत मालिक के घर की तरफ चल देता है। रंजीत का मालिक रामलखन सेठ जाना माना व्यापारी था, जो स्वभाव से बहुत ही कठोर और निर्दयी था, जो आग के पास खड़ा अपने नौकरों पर बमक रहा था। रंजीत रामलखन सेठ के पास जाता है और उनसे कहता है, सेठ जी, बरसात का मौसम आ चुका है और कल तो बहुत तेज सर्दियों वाली तूफानी हवाएं भी चल रही थी और मेरे घर की छत, खिड़कियां और दरवाजे भी टूटी हुई है, जिससे कि घर में पानी और हवा आ जाती है। और अगर मैंने जल्दी से उसे ठीक नहीं करवाया तो बरसात में हम लोगों का जीवन खतरे में आ जाएगा। बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं और मेरी पत्नी तो किसी तरह दिन काट लेंगे, लेकिन मेरा एक छोटा सा बेटा है, वह इतनी बरसात में उस टूटे फूटे घर में नहीं रहता है। रंजीत की बातें सुनकर सेठ रामलखन कहता है, अरे भाई रंजीत, तू भला किस कठिन परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? तुमने तो अभी काम भी नहीं किया है। मैंने क्या कोई धर्मशाला खोल रखा है जो? सेठ जी, ऐसा ना कहो। मुझे थोड़े बहुत पैसे उधार दे दो, जिससे मैं अपने झोपड़े की मरम्मत करवा लूंगा
और मैं दिन रात मजदूरी करके आपका उधार भी चुका दूंगा। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो बहुत कठिनाइयां आ जाएगी। मैं बहुत आश लेकर आया हूं आपके पास, दया करके कुछ पैसे दे दीजिए उधार में सेठ जी। पैसे नहीं है मेरे पास, और तूने अभी काम ही कहा किया है जो मैं तुम्हें इतना सारा धन दूं। और हाँ, कल से काम पर मत आना मेरे पास। अबू बहुत मजदूर है और इस बरसात में काम भी ज्यादा नहीं है, सारा अनाज खराब हो चुका है। सेठ जी, मैं तो मदद की उम्मीद से आपके पास आया था, लेकिन आपने तो उल्टा मुझसे मेरा रोजगार ही छीन लिया। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे काम से नहीं निकालिए। रंजीत के इतनी मिन्नतें करने के बाद भी उसका सेठ राम लखन उसकी एक नहीं सुनता है और बेचारा रंजीत वहाँ से दुखी मन से वापस दूसरे काम की तलाश में निकाल जाता है। रंजीत दुखी मन से ही यहाँ वहाँ दिन भर काम की तलाश में घूमता है, पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। सुबह से रात हो गई। सीता को बोलकर आया था कि छत, दरवाजे और खिड़कियां बनवाने का इंतजाम कर दूंगा, पर यहाँ तो नौकरी भी चली गई है और घर ठीक होना तो छोड़ो, खाने तक का इंतजाम नहीं कर पा रहा हूँ। हे भगवान, अब क्या करूं मैं। रंजीत समोसे की एक दुकान के आगे बैठा यह सब सोच ही रहा था कि तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगती है और धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगता है। हे भगवान, लगता है बारिश होने ही वाली है। मुझे तुरंत घर पहुंचना होगा, वरना सीता कैसे उस टूटे हुए झोपड़ी में रह पाएगी, और मोहन तो अभी बहुत छोटा ही है। रंजीत जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ दौड़ता है। वह कुछ दूर चला ही था कि तभी जोर जोर से बारिश होना शुरू हो जाती है। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षाएं ले रहे हैं? पहले क्या आपको हमारे दुख कम लग रहे थे, जो ऊपर से ये बेमौसम की बारिश और शुरू कर दी? अब भला मैं घर कैसे जाऊं? धीरे धीरे बारिश और तेज हो जाती है और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया था, मानो कोई समुद्र जैसा पानी हो, जिससे रंजीत का उसमें चल पाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। वह एक बड़े पेड़ के नीचे रुक जाता है और बारिश के थमने का इंतजार करता है। हे ईश्वर, एक तो इतनी ठंडी पड़ रही है और ऊपर से ये तेज बारिश। मेरे तो हाथ पैर सुन्न पड़ रहे, इतने पानी में चल पाना भी मुश्किल हो गया है, और घर पर बेचारी सीता अकेली परेशान हो गई होंगी। रंजीत काफी देर तक उस पेड़ के नीचे बारिश के रुकने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश थी के रुकने का नाम तक नहीं ले रही थी। रंजीत, इस बारिश का कोई भरोसा ही नहीं, या रुके या ना भी रुके, इस बारिश का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। इतना कहकर रंजीत उस तेज बारिश में घर के लिए चल पड़ता है। जहां तक भी रंजीत की नजर जा रही थी, सब ओर पानी ही पानी था। यह देखकर रंजीत को अपने घर की चिंता होने लगती है। बेचारा रंजीत जैसे तैसे करके अपने घर तो पहुंच जाता है, लेकिन जो वह देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर में चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था और आधी आधी दीवार तक पानी पहुंच गया था, जिसकी वजह से घर पानी में कभी भी डूब सकता था। अपने घर की हालत को देखते हुए रंजीत अपनी पत्नी सीता से पूछता है, सीता, तुम ठीक हो ना? और हमारा बेटा मोहन कैसा है, वो भी ठीक है ना? कहीं कुछ अपशगुन या अनहोनी तो नहीं ना हुआ है? सीता, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है भगवान की कृपा से, और हम दोनों भी ठीक हैं। और देखो, मैंने मोहन को ऊंचे स्थान पर बिठा दिया है ताकि उसे जुकाम, सर्दी या बुखार ना हो जाए, लेकिन हमें घर का सारा पानी को बाहर निकालना होगा, नहीं तो कच्ची दीवारें टूट जाएगी। हाँ भाग्यवान, सबसे पहला काम चलो पानी को घर से बाहर निकालने का करते हैं, नहीं तो कच्ची दीवारें हैं, कभी भी टूट सकती है, जिससे बहुत बड़ा अपशगुन भी हो सकता है। वे दोनों बाल्टी भर भर कर घर से पानी निकालने लगते हैं, परंतु वे जितना भी पानी निकाल रहे थे, उतनी ही देर में उससे भी अधिक पानी घर में भर जा रहा था, जिससे वे दोनों पानी निकालते निकालते परेशान हो गए थे और थक भी गए थे। बाबा, ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब ये पानी छूटेगा भी कि नहीं छूटेगा? अरे बेटा मोहन, तुम ऐसे डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। सीता अपने बेटे को दिलासा दिलाती है और वे बेचारे इस समय पर कर ही क्या सकते थे। आखिरकार रात के आखिरी पहर पर बारिश रुकती है। वे जैसे तैसे करके उस रात को बिताते।
अगली सुबह रंजीत कुछ लकड़ियां और खाने पीने का सामान का इंतजाम करता है, क्योंकि रात वाली बारिश में उनके घर का सारा राशन का सामान पानी में बह गया था। उन लाए हुए लकड़ियों से रंजीत आग जलाता है तो उन्हें ठंड से थोड़ी बहुत राहत मिलती है और तीनों को यही उम्मीद होती है कि अब बरसात नहीं होगी। परंतु मौसम को कुछ और मंजूर था। ये बारिश रुकी नहीं बल्कि और कई दिनों तक जारी रहता है। रोज रोज सीता और रंजीत को घर का पानी निकालना पड़ता है। एक दिन वह सब घर के बाहर खड़े थे। अजी ऐसे कब तक चलेगा? ये हर रोज बारिश का पानी भरने से घर पूरा खोखला हो गया है और दीवारें कभी भी टूट सकती है। अरे भाग्यवान, तो अब ऐसे में कर भी क्या सकते हैं? कोई और रास्ता भी तो नहीं है। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से जोर का तूफान आया और बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते रंजीत का सारा घर बारिश में पूरी तरह ढक गया। हे भगवान, ये कैसी अनहोनी हो गई। हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। हमारा घर ही टूट गया। अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे भगवान जी? अजी शुक्र मनाओ कि घर ही टूटा है मोहन, और हम दोनों बाहर ही हैं। अगर हम लोग अंदर होते तो सोचो क्या होता। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कुछ अनहोनी नहीं हुई। पर अब ऐसे में हम मोहन को लेकर कहाँ जाएंगे? इतनी ठंड और बारिश में भीगकर हम सब बीमार हो जाएंगे। अजी अभी तो आज रात कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाए वही काफी है। कल का कल सोचेंगे। अजी वह हमारे पड़ोसी है ना, जुगल भैया आपके जिगरी दोस्त है ना, उन्हीं के यहाँ चलते हैं। हाँ तुम सही कह रही हो। भाग्यवान जुगल हमारी मदद जरूर करेगा। आखिरकार दोस्ती किस दिन काम आएगी। वह दोनों अपने बेटे को लेकर जुगल के घर के तरफ उस तेज बारिश में चल देते हैं और वहां पहुंचकर जुगल के घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। अरे भाई, इतनी तेज बारिश में और इतनी रात को कौन दरवाजा बजा रहा है? अजी बैठे बैठे बातें क्या बना रहे हो? जाकर देखोगे तब ना पता चलेगा कि कौन आया है। हाँ भाग्यवान, देखता हूँ कौन इतनी बारिश में परेशान कर रहा है। और तुम ज्यादा अपना मुंह मत चलाओ, चुपचाप समोसे बनाओ, समझी ना? अरे रंजीत, तू पूरे परिवार के साथ इस समय यहाँ सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है जुगल भाई। तेज बरसात और तूफानी हवाएं की वजह से हमारा घर ढह गया है। सड़क पर आ गए हैं हम, और ऐसे में मैं बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाता, इसलिए यहाँ आ गया। आज की रात क्या हम तेरे घर में रुक सकते हैं? देख भाई रंजीत, दोस्ती यारी अब बात कर रहा है जुगल। मैंने भी हमेशा तेरे अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई है तो तू मुंह फेर रहा है। ऐसा मत कर मेरे भाई, एक ही रात की तो बात है, मेरा बेटा मोहन बीमार हो जाएगा। रंजीत मेरे भाई, मैं सब समझता हूँ, पर मैं नहीं रख सकता अभी। तुम कोई और जगह तलाश कर लो। रंजीत कुछ और बोल पाता उससे पहले ही जुगल ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। ये लो जी समोसे खाओ। कौन था दरवाजे पर? अरे भाग्यवान, वो रंजीत और उसका पूरा परिवार था। उसका घर टूट गया है, इसीलिए यहाँ रुकने को आया था। मैंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अजी रंजीत तो आपका अच्छा दोस्त है ना, उन्होंने हमारी कितनी बार मदद करी है। आपने ये ठीक नहीं किया जी। अरे मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या जो हर किसी को रख लूं? और कैसा दोस्त? अब उसके पास ना घर रहा ना कुछ और, तो वो मेरे किस काम का? मैं दोस्ती तभी तक रखता हूँ जब तक सामने वाले से फायदा हो। भगवान से डरिए जी, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कहीं ऐसा ना हो या आपके बड़े बोल आप पर ही भारी पड़ जाए। अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लो समोसे खाओ, बड़े ही स्वादिष्ट बने हैं। उधर जुगल बरसात के मजे ले रहा था। रंजीत का परिवार तेज बारिश में बीच सड़क पर भीग रहा था। अजी आप तो मेरा दोस्त कह के जान लौटाते थे ना, और उसने तो हमें एक रात घर में रुकने तक नहीं दिया। अरे भाग्यवान, वही तो बात है ना, बुरे वक्त में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया। लेकिन जुगल से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। देखते ही देखते बारिश में भीगने के कारण मोहन का अचानक तबीयत खराब हो जाता है और उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। सीता मोहन का माथा छूकर देखती है तो वो घबरा पड़ी। अजी मोहन को तो बहुत तेज बुखार हो गया है, ये ठंड से कांप रहा है। अब हम क्या करें जी, आप कुछ कीजिए ना। मालिक के घर चलकर देखते हैं, अब एक वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ हाँ जी, जल्दी चलो। वे तीनों जैसे तैसे मालिक के घर पहुंचते हैं। हाँ भाई रंजीत, बोल क्या हुआ, कैसे आना हुआ? इतनी रात में क्यों परेशान कर रहे हो? मालिक, बहुत आशा लेकर आया हूँ। ये बारिश ने मेरा पूरा घर को बहा दिया है, मैं बेघर हो गया हूँ। मेरी मदद कीजिए मालिक, सिर्फ आज रात अपने घर में ठहरने दीजिए। मालिक बहुत उपकार होगा। क्यों भाई, मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है
क्या पता नहीं तुम लोग कहाँ से चले आते हो मुंह उठाकर। मालिक जी, आप गांव के करता धरता है, अगर बुरे समय में आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा भला। अरे मैं सेठ हूँ तो क्या हुआ, मेरी हवेली कोई धर्मशाला थोड़ी है। अब तू यहाँ से चुपचाप जा रहा है या नौकरों से धक्के मार के निकलवाऊं? मालिक ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें धक्के मारकर हवेली से निकलवा दिया। रात भर वह कभी किसी रिश्तेदार का तो कभी दोस्त के घर का दरवाजा खटखटाते रहे, पर किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। थक हार कर वे बेचारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। आज दिखा दिया लोगों ने, कोई किसी का अपना नहीं होता। अजी आप हिम्मत मत हारिए, ऊपर वाला सब देख रहा है, वह हमारी जरूर मदद करेगा। एक दिन हमारे भी जरूर दिन बदलेंगे और जिन्होंने आज हमें आंखें दिखाई है ना, भगवान उनकी आंखें एक दिन जरूर झुकाएंगे। वे रात भर ऐसे ही बारिश में भीगते भीगते अपनी किस्मत को रोते रहे। भाग्यवान तुम यही पेड़ के नीचे मोहन के साथ रहना, मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। अच्छा जी ठीक है, पर जल्दी आना। शाम होने से पहले रंजीत अलाव जलाने के लिए लकड़ी, खाने पीने का सामान और मोहन की दवाई का इंतजाम करके आ जाता है। अब बारिश भी नहीं थी तो वह लोग आराम से उस पेड़ के नीचे ही रहने लगे। एक सुबह रंजीत का दोस्त जुगल वहां से गुजरता है। अरे भाई रंजीत, तेरे इतने बुरे दिन आ गए जो इतनी ठंडी में ऐसे पेड़ के नीचे रहना पड़ रहा है। थू थू थू, मुझे देखकर बड़ा अफसोस हुआ। बस जुगल भाई, वक्त वक्त की बात है, आज तुम्हारा समय है, तुम हम पर हंस लो, कभी ऊपर वाला हमारा भी समय लाएगा। अरे सड़क पर आ गए हो, फिर भी इतना घमंड, ऐसा क्या हाथ लग गया तुम्हारे? चलो कोई ना, तुम ऐसे में ही खुश रहो। जुगल रंजीत का मजाक बनाकर वहां से चला जाता है, जिससे रंजीत और सीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाग्यवान तुम इसकी बात को दिल पर मत लेना। चलो ठीक है, तुम खुद का और मोहन का ख्याल रखना, मैं कोई काम देख कर आता हूँ। रंजीत काम की तलाश में वहां से चल पड़ता है और वह गांव में बहुत जगह काम के बारे में पता करता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। सीता और मोहन मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जल्द ही वापस लौटना चाहिए। रास्ते में आते समय रंजीत को कहीं से थोड़ा बहुत ही खाने का इंतजाम हो पता है, उसे ही वह लेकर अपने परिवार उस पेड़ के पास आता है। वह भगवान का धन्यवाद करते हुए तेज कदमों से अपने परिवार की तरफ चल पड़ता है। अजी आ गए आप? हाँ सीता, आ गया मैं। रास्ते में आने समय थोड़ा बहुत ही खाने का इंतजाम हो पाया, चलो इसे ही थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं हम तीनों। हाँ जी, वह तो ठीक है, परंतु कुछ काम मिला कि नहीं मिला? नहीं सीता, अभी कुछ काम नहीं मिला है, मैं कल फिर से जाकर काम पता करूंगा, अभी यही खा लेते हैं फिलहाल में। रंजीत और सीता आपस में यह सब बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, मैं 2 दिनों से भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आऊं, बैठो। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस सर्दी में इस गरीब को खाना दिया, वरना आजकल ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन बेटा मुझे ये बताओ, तुम सभी इतनी ठंडी में यहाँ सड़क किनारे क्या कर रहे हो? रंजीत उस बूढ़ी औरत को अपने साथ बहुत अच्छा घर बनवा लेता है। अब उसके पास ठंड और बारिश से बचने के लिए एक अच्छा घर था और वह खुद का एक छोटा सा कारोबार शुरू करता है, जिससे गांव के कुछ गरीबों को रोजगार भी मिल जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, वह कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और हवाओं के साथ जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो अब हमारे पास इस बारिश से बचने के लिए छत है। वे तीनों आज बहुत खुश थे। वहीं दूसरी ओर गांव में हाहाकार मच गया था। चारों ओर बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। सबके घर बारिश में टूटकर पानी में बह गए थे। राम लखन सेठ, जिसका घर गांव में सबसे मजबूत था, वह भी इस बारिश में धराशायी हो गया था। मेरी तो इतनी मजबूत हवेली थी, वो भी ढह गई। हे भगवान, ये कैसा कहर है। तभी वहाँ एक दौड़ता हुआ आदमी आया और बोला, अरे सब लोग रंजीत भैया के घर पर चलो, अब केवल उसका ही घर बचा है, जल्दी चलो, नहीं तो हम सब लोग यहाँ बह जाएंगे। चलो चलो। सब लोग इकट्ठा होकर रंजीत के घर पहुँचते हैं। वे सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गांव के सबसे मजबूत से मजबूत घर भी टूट चुके थे।
लेकिन रंजीत का घर अभी भी इस भयंकर बारिश और बाढ़ में सीना ताने ज्यों का त्यों खड़ा था। रंजीत उन सभी को अपने घर में शरण देता है। वे सब बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि उनमें से किसी ने भी रंजीत के बुरे वक्त में उसका साथ नहीं दिया था। मुझे माफ कर दो रंजीत भाई, मैंने बुरे वक्त में तुम्हारी मदद नहीं करी, माफ कर दो। सब लोग रंजीत से माफी मांगते हैं। उन्होंने रंजीत के साथ बहुत गलत किया था, फिर भी वह सबको माफ कर देता है क्योंकि वह बहुत नेक दिल इंसान था। कोई बात नहीं, मैंने आप सभी को माफ किया, लेकिन कभी भी किसी गरीब और असहाय के साथ ऐसा गलत नहीं करना चाहिए क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी गांव रामपुरा में एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां से रात के समय अजीब रोशनी निकलती थी और औरतों के रोने की आवाजें सुनाई देती थी। गांव के लोगों में इतना डर था कि दिन में भी उस हवेली के पास से कोई नहीं गुजरता था। उसी गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति कुछ लोगों को सतर्क करते हुए कहते हैं कि बेटा, उस हवेली में मत जाना, वहां एक प्रेतनी का वास है। जिसने भी उस हवेली के अंदर कदम रखा है आज तक जिंदा नहीं लौट सका। विक्रम, जो उसी गांव का निडर और साहसी लड़का था, जो कि इन सब प्रेतनी और भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था, एक दिन वह अपने दोस्त से कहता है कि उमेश, क्या तुम्हें लगता है कि उस हवेली में किसी प्रेतनी का वास होगा और वह आते जाते लोगों को डराती होगी? हाँ विक्रम, सुबह तो रामू चाचा सबको कह रहे थे कि उस हवेली में कोई मत जाना। आज तक जो भी वहां गया है वह लौट के वापस नहीं आया है। उस प्रेतनी ने सबको मौत के घाट उतार दिया है। उमेश, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि उस हवेली में किसी प्रेतनी का वास होगा। मैं जरूर किसी दिन इस हवेली का रहस्य पता करूंगा कि आखिर उस हवेली में है क्या। देख भाई विक्रम, उस हवेली में जाने का गलती भी मत करना, नहीं तो वापस नहीं लौट पाएगा मेरे भाई। इसीलिए वहां मत जाना मेरे दोस्त। कुछ दिनों के बाद गांव में एक मेले का आयोजन होता है। उस मेले में विक्रम सबके सामने यह चुनौती देते हुए कहता है कि मैं आज रात उस हवेली में जाकर उसका रहस्य अवश्य ही पता करूंगा। मैं भी तो देखूं आखिर उस हवेली में ऐसा क्या है जिससे लोग इतना डरते हैं। गांव वाले विक्रम की यह बात सुनकर हैरान रह गए। उसकी दोस्त रीना डर के मारे बोली, विक्रम, पागल हो गए हो क्या? वहां मत जाना। मुझे डर है कि तुम वापस नहीं लौटोगे और वह प्रेतनी तुम्हें भी औरों की तरह मौत के घाट उतार देगी। रीना के साथ साथ गांव के और अनेक लोगों ने विक्रम को कहा कि उस डरावनी हवेली की तरफ नहीं जाना, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन विक्रम था जो कि अपनी बात पर अड़ा रहा। और जैसे ही आधी रात हुई, विक्रम लालटेन लेकर अपने घर से हवेली की ओर निकल पड़ा। कुछ देर चलने के पश्चात विक्रम हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचा। मुख्य द्वार पर पहुंचते ही भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप किर किर की आवाज के साथ खुल गया। अरे वाह, ये दरवाजा तो अपने आप खुल गया। लगता है सच में कुछ रहस्य है यहाँ। अंदर बहुत अंधेरा था
दीवारों पर मकर जाल और टूटी खिड़कियों से आती ठंडी हवा। अचानक उसे सीढ़ियों से किसी औरत की हंसी सुनाई दी। हाँ हाँ हाँ, स्वागत है, बहुत दिन बाद कोई आया है। अगले ही पल उस औरत की आवाज आना बंद हो जाती है। और विक्रम को सीढ़ियों पर एक पुरानी किताब पड़ी मिलती है जिस पर खून जैसे धब्बे थे। विक्रम ने किताब उठाई और पहला पेज पढ़ते हुए कहता है, जो भी इस हवेली में प्रवेश करेगा वो हमेशा के लिए इसका कैदी बन जाएगा। इस हवेली की रानी चंद्रलेखा अब भी यहाँ कैद है। उसके श्राप से कोई बच नहीं सकता। विक्रम ने जैसे ही दूसरा पन्ना पलटा तो अचानक किताब से तेज चीख निकली और पूरा कमरा हिलने लगा। रीना, जो विक्रम की चिंता करते हुए उसके पीछे पीछे हवेली तक आ गई थी, जो बाहर दीवार पर छिपी हुई थी, उसने अंदर की सारी आवाजों को सुन लिया था। वह घबराकर विक्रम को आवाज देते हुए कहती है कि विक्रम, तुम ठीक हो या नहीं? जल्दी मुख्य द्वार पर आओ। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और रीना भी अंदर कैद हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह दरवाजा तो बंद हो गया, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? विक्रम, तुम कहाँ हो? जल्दी मेरे पास आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। विक्रम जल्दी जल्दी रीना के पास पहुंचता है और फिर दोनों लालटेन की सहायता से आगे की रास्ता का तलाश करते हैं। सीढ़ी के पास पहुंचते ही अचानक सामने एक औरत का धुंधला सा साया दिखा। लाल आंखें, बिखरे बाल और खून से सनी सफेद साड़ी। मैं हूँ रानी चंद्रलेखा, जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया वो सब यहीं मारे गए। अब तुम दोनों भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। हम निर्दोष हैं। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें कृपा करके छोड़ दो। बदले में तुम हमसे जो करने कहोगे हम वहां कर देंगे। मुझे मोक्ष चाहिए, मेरे खून का बदला चाहिए। जब तक मेरे खून का अपराधी जलकर भस्म नहीं होता, मैं इस हवेली में बंद ही रहूंगा। मेरा श्राप खत्म नहीं होगा। विक्रम के पास जो किताब था, वही किताब में उस प्रेतनी के मोक्ष का रहस्य लिखा हुआ था। किताब के पन्नों में हवेली के नीचे बने एक गुप्त तहखाने का जिक्र था। दोनों वहां पहुंचे। तहखाने में सैकड़ों कंकाल पड़े थे और बीच में लोहे का एक बड़ा संदूक रखा था। संदूक खोलते ही अंदर राजा का खून से लिखा एक बालिया खत मिला। उस खत में लिखा था कि मैंने रानी चंद्रलेखा को धोखा दिया और धन के लिए उसकी हत्या कर दी। उसका श्राप मुझे भी भस्म कर गया। जो भी यह खत पाए वह उसकी आत्मा को मुक्त करे। उस रहस्यमय पुस्तक को आग के हवाले करते ही उस प्रेतनी को मोक्ष प्रदान होगा।
विक्रम और रीना उस खत को पढ़ने के बाद वह दोनों हवेली के बाहर आ जाते हैं और उस पुस्तक को आग के हवाले कर देते हैं। जैसे ही उस पुस्तक में आग पकड़ती है, वही प्रेतनी अपनी हवेली के ऊपर प्रकट होकर विक्रम और रीना को धन्यवाद देते हुए कहती है कि सदियों बाद किसी ने सच उजागर किया, अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे मोक्ष प्रदान किया। इतना कहकर वह प्रेतनी वहां से अदृश्य हो गई। उसके जाते ही पूरा तहखाना आग की लपटों से भर गया। अचानक हवेली की दीवारें ढहने लगी। विक्रम और रीना यह देखकर अचंभित हो गए। सुबह जब गांव वाले इकट्ठा हुए तो उन्होंने देखा कि काली हवेली राख बन चुकी थी। विक्रम ने सबको पूरी घटना सुनाई। हवेली में कोई भूत नहीं था, बल्कि सदियों से अन्याय की गई आत्मा रानी चंद्रलेखा का श्राप था। ईमानदारी और सच्चाई ने उसे मुक्ति दिलाई। गांव वाले पहली बार उस जगह बिना डर के खड़े हुए। और अब उस हवेली के पास दिन में तो क्या, रात में भी आने के लिए कोई नहीं डरता था। शिक्षा, अन्याय और विश्वासघात की सजा कभी न कभी मिलती है। सच्चाई और साहस से ही अंधकार को हराया जा सकता है। डरावने रहस्य भी सत्य उजागर होने पर समाप्त हो जाते हैं। एक गांव में अरुण नाम का युवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसका पिता सालों पहले ही गुजर चुका था। अरुण खेतों में मजदूरी करके अपना और अपने माँ का पालन पोषण करता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसे एक चमकदार सोने की अंगूठी मिली। यह अंगूठी तो बहुत कीमती लग रही है, लेकिन जंगल में किसकी गिर गई होगी? अगर मैं इसे बेच दूं तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। वह अभी इतना सोच ही रहा था कि तभी उसे उसकी माँ की सिखाई बातें याद आ जाती है कि बेटा, कभी भी किसी की चीज पर लालच मत करना। ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। अरुण अपनी माँ की सिखाई बातों को याद करके वह अंगूठी को लेकर राजा विक्रम सिंह के महल पहुँचता है और राजा से कहता है, महाराज, मुझे जंगल में यह अंगूठी मिली है। लगता है किसी का खोया हुआ सामान है। मैंने सोचा इसे आपको सौंप दूं ताकि असली मालिक तक पहुंच जाए। अरे, ये तो मेरी ही अंगूठी है। कल शिकार के समय कहीं गिर गई थी। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? तुम तो बहुत ईमानदार हो, तुम्हें तो बहुत इनाम मिलना चाहिए। परंतु इनाम का नाम सुनकर और अरुण की ईमानदारी देखकर दरबार में बैठे कई मंत्री और अधिकारी बड़बड़ाने लगे। मंत्री हरिराम ने महाराज से कहा, महाराज, ये लड़का बहुत गरीब है। इसे इतनी कीमती अंगूठी कैसे मिल गई? कहीं चोरी तो नहीं न की? हाँ महाराज, मंत्री हरिराम बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कैसे यकीन करें कि अरुण सच बोल रहा है या झूठ? इसको साबित तो करना होगा ना। राजा ने अपनी मंत्रियों की बातें सुनकर अरुण की सच्चाई परखने के लिए एक योजना बनाई। थोड़ा सा विचार विमर्श करने के बाद महाराज अरुण से कहते हैं, अरुण, तुम्हारी ईमानदारी की जांच करनी होगी। मैं तुम्हें 5 दिन का समय देता हूं। तुम इस गांव के बाजार की देखरेख करोगे। वहां रोज हजारों रुपए का व्यापार होता है। अगर 5 दिन बाद एक भी रुपया कम निकला तो तुम्हें अपराधी माना जाएगा। महाराज, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन बेईमान नहीं। मैं ये जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं और ये आश्वासन देता हूं कि एक भी रुपए का उलटफेर नहीं होगा। मैं अपनी ईमानदारी अवश्य ही सिद्ध करूंगा। मंत्री हरिराम को अरुण की ईमानदारी से जलन होने लगी। उसने गुपचुप अपने आदमियों से कहा, उस लड़के को फंसाना है। कल बाजार के खजाने से कुछ पैसे गायब कर दो,
फिर देखो कैसे उसकी ईमानदारी का नकाब उतरता है। अगले दिन बाजार के खजाने से 500 रुपए गायब हो गए। सबने अरुण को दोषी ठहराया। लोग शोर मचाते हुए यही चोर है, गरीब गुरबा बनकर आया था लेकिन मौका मिलते ही पैसे हड़प गया। अरुण रोते हुए राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की। अगर मुझे चोरी करनी ही होती तो मैं वह अंगूठी आपके पास क्यों लाता। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मुझे जो भी दंड दीजिएगा मुझे स्वीकार है, लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की है। महाराज ने अरुण की बात पर विचार किया और अपने सैनिकों को तुरंत आदेश देते हुए बोले, बाजार के सारे रास्ते को बंद करो और सबका सामान तलाशी लो। जिसने भी चोरी की हो तुरंत दरबार में पेश करो। तलाशी में मंत्री हरिराम के आदमी से वही 500 रुपए बरामद हुए। पूछताछ में उस व्यक्ति ने हरिराम मंत्री का नाम लिया। सारा दरबार यह जानकर स्तब्ध रह गया कि आखिर मंत्री हरिराम ऐसा कैसे कर सकते हैं। राजा ने गुस्से से हरिराम मंत्री से कहा, हरिराम, तुम्हें अपनी साजिश की सजा मिलेगी और अरुण, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें बचा लिया। आज से तुम बाजार के मुख्य संरक्षक नियुक्त किए जाते हो। हर महीने वेतन भी मिलेगा और गांव में एक घर भी दिया जाएगा। और हरिराम मंत्री को इस दुष्ट अपराध के लिए इस शहर से बाहर निकालने का सजा दिया जाता है। यह सब दृश्य देखकर अरुण की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह महाराज से बोला, महाराज, यह सब मेरी माँ की सीख का फल है। ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। सीख, ईमानदारी की परीक्षा कठिन हो सकती है लेकिन अंत में सत्य ही विजयी होता है। लालच और षड्यंत्र करने वाले अंततः अपमानित होते हैं। ईमानदार इंसान को देर से सही पर सच्चा इनाम अवश्य मिलता है। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। अगर सीख अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मिस्टीरियस टून टीवी को सब्सक्राइब एवं लाइक करें।